जय हिंद दोस्तों, मैं सागर आप सभी का स्वागत करता हूं एसएसटी टीचिंग अड्डा 24/7 के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। अगर आप बिहार में बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम जो 72वीं होने वाला है 26 जुलाई को, कब होने वाला है 26 जुलाई को, अगर उसका तैयारी कर रहे हैं या जो बिहार में सरकारी एजुकेटर बनने के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बिहार दरोगा या किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें जीके जीएस पूछता ही पूछता है, तो आज हम उसी से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है उसको हम करवाने वाले हैं, जो आपका बीपीएससी टीआरई 4 में भी मदद करेगा और बीपीएससी पीटी में भी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए। पहला सवाल है कि साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी किस देश ने किया है। सवाल क्या है कि जो साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का मेजबानी, तो याद रखिएगा आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 का फाइनल मुकाबला जून 2025 में इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड के किस ग्राउंड में? तो आपको ध्यान रखना है इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में यह खेला गया था। ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में यह लगातार तीसरी बार था। कितना बार था? तीसरी बार था जब फाइनल की मेजबानी इंग्लैंड ने की। मतलब 3 बार फाइनल हुआ है और तीनों के तीनों फाइनल का मेजबानी कौन किया है? इंग्लैंड ने ही किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इससे पहले 2021 में और उसके बाद 2023 में लंदन में ही फाइनल खेला गया था। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो पहला विश्व टेस्ट चैंपियन हुआ था 2021 में, पहला विश्व टेस्ट चैंपियन, पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कब हुआ था? 2021 में हुआ था और दूसरा 2023 में, दूसरा 2023 में। तो पहला जो 2021 में हुआ था इसको कौन जीता था? इसको न्यूजीलैंड ने जीता था। और 2023 में कौन जीता था? तो 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ध्यान रखिएगा कि दोनों ही बार 2021 में भी और 2023 में भी, यह दोनों बार जो उप विजेता रहा था वह कौन रहा था? भारत रहा था। कौन रहा था? भारत रहा था, इंडिया रहा था। तो अब यहाँ सवाल है कि साल 2025 में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी किस देश ने किया है? तो वह कौन करेगा? कौन किया है? इंग्लैंड ने ही किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 2025 वाला का भी कौन किया है? इंग्लैंड ने किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखें। सेकेंड सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध, जो द्वितीय विश्व युद्ध है, सेकेंड वर्ल्ड वार है, में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था बताइएगा। तो पहला कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पे। हिरोशिमा पे कब गिराया गया था बाबू? तो हिरोशिमा पे यह गिराया गया था 6 अगस्त। कब? 6 अगस्त 1945 को। और हिरोशिमा पर, और दूसरा बम जो गिराया गया था नागासाकी पे, वह 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको क्या ध्यान रखना है? तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी बम पटका कौन था? तो यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम फेंका गया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे। न से 9 अगस्त और न से नागासाकी पर 9 अगस्त को बम फेंका गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस बम का जो पहला बम जो 6 अगस्त को गिराया गया था, तो 6 अगस्त को जो बम गिराया गया था उस बम का नाम था बाबू लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी पे, उसका नाम था फैटमैन। उसका नाम क्या था? फैटमैन था। तो यह एग्जाम में पूछता है, आपको ध्यान रखना है कि 6 अगस्त को जो हिरोशिमा पे बम पटका गया था उसका नाम लिटिल बॉय था और 9 अगस्त जो नागासाकी पे बम पटका गया उसका नाम फैटमैन था। क्या था? फैटमैन था। एक और इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो लिटिल बॉय जो 6 अगस्त को जो बम फेंका गया था हिरोशिमा पर, उसमें कौन सा इस्तेमाल हुआ था? किस धातु का इस्तेमाल हुआ था? किसका? तो याद रखिएगा वहाँ पे इस्तेमाल हुआ था यूरेनियम 235। यूरेनियम 235। और जो 9 अगस्त 1945 को जो नागासाकी पे गिरा गया, फेंका गया बम था, उसमें क्या इस्तेमाल हुआ था? उसमें प्लूटोनियम इस्तेमाल हुआ था। क्या इस्तेमाल हुआ था? प्लूटोनियम का नाम आपको ध्यान रखना है। क्या इस्तेमाल हुआ? प्लूटोनियम।
चलिए आगे चलते हैं, इतना काफ़ी है। यहाँ से आपको ये सारा फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है, मिनिमम इतना सारा जानकारी आपको होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो पहला एटम बम हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, दूसरा नागासाकी 9 अगस्त को यूएसए के द्वारा पटका गया था। पहला का नाम लिटिल बॉय था, दूसरा बम का नाम फैट मैन था। पहला में यूरेनियम 235 इस्तेमाल हुआ था, दूसरा में प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सवाल है कि बीज, उर्वरक, मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है। यानी बीज, उर्वरक और मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम, जल प्रणाली या फार्म प्रणाली या उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि हम बीज, उर्वरक और मशीनरी, अगर यह तीनों इनपुट महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाता है, हम इसको बोलते हैं फार्म प्रणाली। क्या बोलते हैं? फार्म सिस्टम बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब फार्म सिस्टम क्या है? तो यह कृषि को एक प्रणाली या तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट शामिल होता है। इस सारा चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उस तरीका का चीज़ है नहीं, तो हम लोग इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि बीज, उर्वरक और मशीनरी जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं, उसे हम फार्म प्रणाली कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण किसका? कृषि का उदाहरण है। कृषि का उदाहरण है तो याद रखिएगा इसमें क्या हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यह जो चाय है, चाय जो है, यह जो वृक्षारोपण है यह एक कृषि का उदाहरण है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए एक बात और याद रखिएगा कि जूट, यह जूट है, इस जूट को बोला जाता है गोल्डन फाइबर। जूट को क्या बोला जाता है? गोल्डन फाइबर बोला जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना, गोल्डन फाइबर बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत इजी सवाल है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह कौन लिखा है? महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज पुस्तक कौन लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है। लेकिन यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया था और गांधी जी के द्वारा जो हिंद स्वराज पुस्तक है यह कब लिखा गया है? तो यह 1909 में लिखा गया। हिंद स्वराज को कब लिखा गया? 1909 में लिखा गया है। उन्होंने पुस्तक यह तब लिखी थी जब वे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका लौट रहे थे। कहाँ? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका लौट रहे थे, तब इन्होंने यह हिंद स्वराज 1909 में लिखा था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस पुस्तक में गांधी जी स्वराज की व्याख्या किए और इन्होंने तीखी आलोचना करते हुए ब्रिटिश सरकार में इनके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद इसका अंग्रेजी अनुवाद इंडियन होम रूल नाम से जारी हुआ। तो इंडियन होम रूल, यह हिंद स्वराज है। हिंद स्वराज का अंग्रेजी अनुवाद जो हुआ वह किस नाम से किया गया है? तो इसको किया गया है इंडियन होम रूल से। इंडियन होम रूल से। तो इस बात को भी ध्यान रखिए। हिंद स्वराज का प्रकाशन 1909 में हुआ था। चलिए मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है? मानचित्र की दूरी को मापने को क्या कहा जाता है? अंश यानी फ्रैक्शन, हर, डिनोमिनेटर, मापन का कथन, स्टेटमेंट ऑफ स्केल या इनमें से कोई नहीं। तो मानचित्र की दूरी को मापने को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसको कहा जाता है मापनी। क्या कहा जाता है? मापनी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो पहला क्या है? भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह स्टेटमेंट तो सही है। क्या है? यह स्टेटमेंट सही है। हमसे पूछा है नहीं। चलिए भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो बिल्कुल नहीं। भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह कथन सही नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। यह बात याद रखिएगा क्योंकि अगर सब्जी और फल हो दोनों के उत्पादन में कौन? चीन नंबर 1 पे है। सब्जी हो या फल हो दोनों के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे चीन है। और भारत क्या है? तो भारत दोनों में नंबर 2 पे है। नंबर
2 पे है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारत फल में भी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। फल हो, सब्जी हो, मसालों की खेती हो, बागवानी हो, अब ये सब में भारत लगभग क्या है, नंबर 2 पे है और चाइना नंबर 1 पे है। तो फल सब्जी या मसालों की खेती या बागवानी के ही हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीका से हॉर्टिकल्चर शब्द इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा, हॉर्टिकल्चर शब्द इस्तेमाल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है अगर पूछा जाए तो याद रखें, फलों सब्जी और मसालों के उत्पादन को क्या बोलते हैं, बागवानी बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह भी बात क्या है, सही है। तो भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, उत्तर प्रदेश है, जो कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में और लेकिन यहीं पर अगर शब्द एक लगा दिया जाए प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में, तब यहाँ पंजाब हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली जब पूछा जाए कि कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लेकिन प्रति हेक्टेयर में बात करें तो फिर पंजाब हो जाएगा। चलिए, इस हिसाब से नहीं पूछा है तो ऑप्शन बी यह सही हो जाएगा, क्योंकि भारत विश्व में सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं बल्कि दूसरा है। हमसे नहीं पूछा है तो यही गलत स्टेटमेंट। चलिए, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है, बताइए। कि मिनरल इज माइंड इन बालाघाट माइंस, बताइए। मैंगनीज का किया जाता है, मैंगनीज का किया जाता है, कॉपर का किया जाता है, एल्यूमिनियम का किया जाता है, चूना पत्थर का। तो याद रखिएगा, बालाघाट का खान मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, बालाघाट मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। और याद रखिएगा, यहाँ कॉपर भी पाया जाता है, लेकिन बालाघाट में मुख्य रूप से मैंगनीज के लिए ही प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश, बालाघाट कहाँ है बाबू, तो बालाघाट जो जगह है, खान है, या कहाँ है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक, तो सौर ऊर्जा का सर्वाधिक कहाँ हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ये गेस करके भी मार सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग यहाँ से एक चीज़ और, कि राजस्थान के जोधपुर में ही भरला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्कों में से एक है। कौन, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए स्टैटिक जीके में, क्या है, भरला सोलर पार्क। तो भरला सोलर पार्क कहाँ है, तो भरला सोलर पार्क कहाँ है, राजस्थान के जोधपुर में। तो याद रखिएगा, राजस्थान में ही है और राजस्थान के जोधपुर में। याद रखिएगा, भरला सोलर पार्क क्या है, भरला सोलर पार्क कहाँ है, तो राजस्थान के जोधपुर में। चलिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, बहुत ही इजी सवाल है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगूर। क्या है, रेगूर है। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, यहाँ कॉन्सेप्ट कुछ आपको ध्यान रखना है। काली मिट्टी को तो रेगूर सॉइल कहा जाता है। काली मिट्टी को क्या बोला जाता है, रेगूर सॉइल बोला जाता है। लेकिन काली मिट्टी को कपासी मृदा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कपासी मृदा भी बोला जाता है काली मिट्टी को, पहले तो याद रखना है। यानी ब्लैक कॉटन सॉइल क्या बोला जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल बोला जाता है। वहीं पे अगर बात करें, यह कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो काली मिट्टी को हम बोलते हैं चेरनोजेम। क्या बोलते हैं, चेरनोजेम। याद रखिएगा, चेरनोजेम बोलते हैं। तो काली मिट्टी को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बोला जाता है, चेरनोजेम बोला जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अब इसका काली मिट्टी का खासियत क्या है कि इसमें जल धारण करने की क्षमता, जो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी होता है, वह सबसे अधिक होता है। मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी, तो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। भीगने पर यह चिपचिपा हो जाता है और सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है। तो काली मिट्टी जब भीगता है तो चिपचिपा हो जाता है, भीगता है तो चिपचिपा हो जाता है, लेकिन जब सूखता है तो इसमें बड़ा बड़ा क्या हो जाता है, दरार पड़ जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको स्वतः जुताई वाला मिट्टी भी बोला जाता है, कि खुद से क्या हो जाता है, जुताई वाला भी मिट्टी बोला जाता है। और यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और गुजरात मेनली याद रखिए, महाराष्ट्र और गुजरात वाले इलाके में आपको यह मिलता है। यह
एक बात को ध्यान रखिएगा कि मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी सबसे अधिक किस मिट्टी का होता है, तो काली मिट्टी का होता है। चलिए 11, गौरवपूर्ण क्रांति किसे कहा जाता है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन किस देश में हुआ था, तो यह इंग्लैंड में हुआ था। बहुत ईजी सवाल है, आपको रट के रखना है। थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम जान लें, देखिए पहले तो यही याद रखिए कि जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन है या जो गौरव क्रांति है कब हुआ था, तो आपको ईयर याद रखना है 1688 में। अगर आप बिहार में सरकारी एजुकेटर बनना चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 4 के तहत, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिए। तो गौरव क्रांति या इसी को ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब हुआ, 1688 में हुआ। एक ऐतिहासिक क्रांति था जिसमें क्या होता है, रक्तहीन, और इसमें कोई खून वगैरह नहीं हुआ है। इसको ग्लोरियस क्रांति को हम ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। अगर कभी आपसे पूछ दे कि किसको हम ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, तो ब्लडलेस रिवॉल्यूशन यानी रक्तहीन क्रांति, इसमें खून खराबा नहीं हुआ था, इस बात को ध्यान, क्योंकि बिना खून खराबे का यह युद्ध और सत्ता भी परिवर्तन हो गया था। तो इस क्रांति के द्वारा जो वहाँ के उस समय राजा थे जेम्स द्वितीय, और जेम्स सेकंड को क्या करना पड़ा, गद्दी छोड़ना पड़ा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिर वहाँ पे संसदीय प्रभुता, एक तरीका से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या हुआ था, लागू हो गया था, और राजा का निरंकुश शक्ति समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में सवाल पूछता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 62 वर्ष, 4 वर्ष या 60 वर्ष। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी के हिसाब से। 6 वर्ष या 65 वर्ष। देखिए सिंपल चीज, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद आपको याद रखना है, आर्टिकल 324। क्या, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान है। किसका प्रावधान है, चुनाव आयोग का प्रावधान है। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और अन्य आयुक्तों का जो भी कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले मतलब कि 6 वर्ष पहले पूरा हो जाए या इनका उम्र 65 वर्ष पहले पूरा हो जाए, दोनों कंडीशन में इनको क्या करना होगा, त्यागपत्र देना होगा, इस्तीफा देना होगा। मतलब इनका कार्यकाल चाहे तो आप पद पे 6 वर्ष तक रह सकते हैं या 65 वर्ष तक रह सकते हैं। और चुनाव आयोग का जो प्रावधान है, अनुच्छेद कितना है, 324 के तहत है, आपको यह आर्टिकल ध्यान रखना है, ठीक है। अब सिंपल चीज, अब नियुक्ति या अगर हम चुनाव या चीफ कमिश्नर का कैसे नियुक्ति होता है या इसको कैसे पद से हटाया जाता है, इनका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो चीफ इलेक्शन कमीशन का जो नियुक्ति होता है वह कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। पहले ये याद रखना। इनको अगर पद से हटाने की प्रक्रिया या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का होता है, जैसे सिंपल चीज है, संसद के मतलब इनको अगर पद से आप हटाना चाहते हैं तो इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, या संसद, मतलब कहने का मतलब कि इनको अगर हटाना होगा तो संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो इनको या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की दोनों का प्रक्रिया क्या होता है, सेम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, लोकसभा में बोल रहा है बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो बहुमत दल का नेता कौन होगा, तो जो भी बहुमत दल का नेता होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब सिंपल चीज, अब एक आर्टिकल याद रखना है कि अनुच्छेद 75 के बारे में आप जानिए। एक आर्टिकल आपको यहां से याद रखना है, आर्टिकल 75 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 75 के तहत ही राष्ट्रपति द्वारा, अगर पूछा जाए आपसे कि राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है, राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर का जो नियुक्ति होता है वह किस आर्टिकल के तहत, 75 आर्टिकल के तहत। तो आर्टिकल 75 में यह बात कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री का नियुक्ति किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन का बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय क्या होता है, तो जब भी हम लैंगिक विभाजन का बात करते हैं तो समाज में स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका से होता है। समाज में स्त्रियों
और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, अनइक्वल रोल्स असाइन बाय सोसाइटी टू वुमेन एंड मेन। तो यहाँ इस चीज़ को याद रखिएगा, इसमें फैक्चुअल चीज़ें कुछ है नहीं। चलिए, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? बोल रहा है कि सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो याद रखिएगा कि सूचना के अधिकार का जो आंदोलन था वह स्टार्ट हुआ था बाबू राजस्थान में। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ? राजस्थान में। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ समझते हैं आपके एग्जाम के लिए। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार का मतलब क्या हो गया बाबू? राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट। तो राइट टू इंफॉर्मेशन आंदोलन की शुरुआत 1990 के दशक में कब हुआ था? 1990 के दशक में यह स्टार्ट हुआ था। और 1990 के दशक में राजस्थान के बेवार से स्टार्ट हुआ था, एक जगह है वहाँ। और इसका नेतृत्व मजदूर किसान शक्ति संगठन, कौन किया था? मजदूर किसान शक्ति संगठन ने। मजदूर किसान शक्ति संगठन। आपको यह याद रखना है, आपको यह याद रखना है कि सूचना के अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन 1990 के दशक में मजदूर किसान शक्ति संगठन और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका नाम था अरुण राय। क्या नाम था? अरुण रॉय। अरुण रॉय के द्वारा यह क्या हुआ था? शुरू किया गया था। ग्रामीण लोग ने यह मांग किया था कि वेतन और खर्चों का आधिकारिक रिकॉर्ड दिखाया जाए और हमारा पैसा है तो हमारा हिसाब होना चाहिए। इस मांग के साथ वह स्टार्ट हुआ था। और इसी जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने 2005 में सूचना का अधिकार एक्ट आया। तो अगर पूछा जाए आपसे RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया है? तो यह 2005 का एक्ट है। कब का एक्ट है? 2005 का एक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? तो लोकतंत्र की सफलता का एक आवश्यक शर्त क्या है? कि लोकतंत्र में आस्था होना चाहिए। लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? आस्था होना चाहिए। चलिए, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? तो याद रखिएगा कि 1917 आपको ध्यान रखना है। देखिए, 1917 में क्या हुआ था? रूस का अगर क्रांति पूछा जाए तो रूसी क्रांति 1917 में हुआ, ठीक है, जिससे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। हम रूसी क्रांति को ही कौन सा क्रांति बोलते हैं? पहले तो यही याद रखिए कि रूसी क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं? बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल्शेविक क्रांति बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। और आगे हम चले, और बोल्शेविक क्रांति किसके नेतृत्व में चला था? तो लेनिन का नाम आप याद रखिएगा। किसका? लेनिन का नाम याद रखिए। चलिए, दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? बोल रहा है कि जो दक्षिण भारत के जो तटवर्ती क्षेत्र है, दक्षिण भारत के जो तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा, मुख्य कारण क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, रिट्रीटिंग मानसून। तो याद रखिएगा, जो लौटती मानसून है, रिट्रीटिंग मानसून, इसके कारण होता है। अब अक्टूबर नवंबर के महीना में क्या होता है कि मानसून देश के मुख्य भूभाग से पीछे हट जाता है। तो लौटता हुआ मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून भी, और इसी लौटती मानसून को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, आगे हम लोग चलते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, इससे इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, पश्चिमी विक्षोभ, यह जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देख रहे हैं ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस खास करके उत्तर पश्चिमी भारत इलाका, पंजाब और दिल्ली में सर्दियों के मौसम में बारिश करवाता है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ठंड के मौसम में पंजाब या दिल्ली वाला इलाका, पंजाब या दिल्ली वाले इलाका में ठंड के मौसम में बारिश किसके कारण होता है? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पंजाब और दिल्ली वाले इलाके में ठंड के कारण मौसम किसके? पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। लेकिन दक्षिण भारत के तटवर्ती इलाकों में जाड़े के दिनों में बारिश, रिट्रीटिंग मानसून, लौटती मानसून के कारण। ये दोनों चीज याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। सुसीमा
सांची, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या विष्णुगुप्त। तो याद रखिएगा कि जो सुसीमा है, सुसीमा यह चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। देखिए सुसीमा जो है या सुसीम भी इसको बोला जाता है, यह चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के बड़े बेटे सम्राट अशोक के सौतेला भाई था। यह जो सुसीम है, यह सुसीम कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है, बिंदुसार के बड़ा बेटा का नाम था और यह सम्राट अशोक के सौतेला भाई है। बिंदुसार के शासनकाल में सुसीम तक्षशिला का गवर्नर था। तो सुसीम कहाँ का गवर्नर था? तक्षशिला का गवर्नर था। इस बात को याद रखिएगा कि यह तक्षशिला का गवर्नर था और इनका संबंध चंद्रगुप्त मौर्य के काल से सीधे तौर पे नहीं है, सीधे तौर पे नहीं है। लेकिन अन्य जो इसमें विकल्प आप देख रहे हैं, चाहे वह सांची हो, चाहे रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या विष्णुगुप्त हो, यह इनमें यह डायरेक्ट है। विष्णुगुप्त की किसका नाम है? विष्णुगुप्त आपको जो आचार्य चाणक्य हो गए या कौटिल्य, चाणक्य या कौटिल्य, इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त था। इस बात को याद रखिएगा। यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु भी रह चुके थे। चलिए नेक्स्ट, जिल्ले इलाह। जिल्ले इलाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? जिल्ले इलाह, यह शब्द याद रखिए। जिल्ले इलाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो बलबन ने किया है। किसने किया है? बलबन ने किया है। इस बात को याद रखिएगा। अब दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के सुल्तान जो था बलबन, इन्होंने एक दिया था थ्योरी ऑफ किंगशिप, राजत्व का सिद्धांत। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि बताइए राजत्व का सिद्धांत किसने दिया? राजत्व का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप, थ्योरी ऑफ किंगशिप। तो थ्योरी ऑफ किंगशिप या राजत्व का सिद्धांत किसने दिया है? बलबन ने दिया है। और उन्होंने स्वयं को जिल्ले इलाही घोषित किया, जिसका जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर की छाया, शैडो ऑफ गॉड। जिल्ले इलाही का मतलब क्या होता है बाबू? तो जिल्ले इलाही का मतलब होता है, यहां देख लेते हैं, ईश्वर की छाया। क्या होता है? ईश्वर की छाया यानी शैडो ऑफ गॉड हो जाएगा, शैडो ऑफ गॉड। तो आप हर एक पॉइंट याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिए। सिजदा भी घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना और सुल्तान के पैरों को, सिजदा और पाबोस, ये भी सवाल एग्जाम में हमेशा पूछता है कि जो सिजदा और पैबोस है, सिजदा और पैबोस का जो प्रथा था वो कौन लाया था? बलबन। सिजदा का मतलब होता है घुटनों पर बैठकर, सिजदा का मतलब घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना। और पाबोस का मतलब क्या होता है? सुल्तान के पैर को चूमना। पैबोस मतलब सुल्तान के पैर को चूमना और सिजदा मतलब घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना। इतना सारा बात बलबन से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन सा है? भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन है? बरौनी, मथुरा, ट्राम्बे या कोयली? बताइए। तो याद रखिएगा, यह जो कोयली है, कोयली याद रखिएगा, यह जो कोयली है जामनगर में, कहाँ है कोयली? तो याद रखिएगा कोयली गुजरात में स्थित कोयली, यह जो है क्या है? भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना है। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन है? कोयली। और कोयली कहाँ है बाबू? तो आप याद रखिएगा यह गुजरात में है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, इसमें कुछ है नहीं। चलिए, कोसी, यहाँ देखिए, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? कोसी मैदान का समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? 100 मीटर, 30 मीटर, 150 मीटर या 300 मीटर? तो याद रखिएगा कितना है? 30 मीटर। ये सारा फैक्ट्स आपको डायरेक्ट याद रखना है। चलिए यहाँ देखते हैं, निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम संख्याएं निर्धारित की है? निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन में एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है? तो यह बहुत ही अच्छा सवाल है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइए, याद रखिएगा 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? यह हुआ था 2003 में। और उसी समय यह कहा गया था कि
केंद्रीय मंत्रिपरिषद में या राज्य में प्रधानमंत्री सहित राज्यों में भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद का भी बात करें या राज्यों में भी मंत्रिपरिषद का बात करें, लोकसभा हो या राज्यसभा विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। लोकसभा या राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या का 15%, विधानसभा हो या लोकसभा हो, तो जो भी कुल संख्या रहेगा उसका 15% ही क्या रहेगा, मंत्रिपरिषद के लोग रहेंगे, मतलब मंत्री बनाए जा सकते हैं, याद रखिएगा। अपवाद के तौर पे छोटे राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है। कितना हो सकती है? 12। अगर छोटा मोटा कोई राज्य है तो उसका मंत्रियों की संख्या कितना हो सकता है छोटे राज्यों के लिए? 12 से ज़्यादा, 12% नहीं, 12 है यहाँ पे। सिर्फ इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर छोटा राज्य है तो वहाँ कम से कम मैक्सिमम जो रहेगा 12 से ज़्यादा नहीं रह सकता है मंत्री। चलिए, केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, यह जो आता है आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, माने केंद्र और राज्य के मध्य अगर विवाद हो जाता है, केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का अगर समाधान करना है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत यह जो क्षेत्राधिकार है किसके अंतर्गत? तो यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। एक अनुच्छेद है जो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 क्या बोलता है? अनुच्छेद 131 सिंपल बोलता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच लड़ाई हो या एक से अधिक राज्यों के बीच में अगर लड़ाई हो तो यह सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुनवाई करेगा और यह सुप्रीम कोर्ट का मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे मामलों में केवल और केवल सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, हाई कोर्ट का भी पावर नहीं है। यह अनुच्छेद 131 कहता है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में लड़ाई होता है तो अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट इसका सुनवाई करेगा। अगर एक से अधिक राज्यों के बीच भी अगर विवाद होता है, इसका भी निराकरण अनुच्छेद 131 के तहत कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। चलिए आगे चलते हैं। और केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान सुप्रीम कोर्ट करेगा। यह सुप्रीम कोर्ट का कौन सा अधिकार है? तो यह सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक या मूल ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? बोल रहा है कि जो 1857 का विद्रोह है इसको किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? बी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा बी.डी. सावरकर का नाम। क्या? बी.डी. सावरकर का नाम। तो चलिए, और बी.डी. सावरकर का एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बी.डी. सावरकर का एक किताब याद रखिएगा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का जो यह पुस्तक है वह कौन लिखा है? तो याद रखिएगा बी.डी. सावरकर का नाम। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और व्यक्ति है आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार इसने क्या बोला था? आर.सी. मजूमदार ने बोला था कि 1857 के विद्रोह के बारे में इसने बोला कि यह न तो प्रथम है और न ही राष्ट्रीय है और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। बोला कि न तो यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, न यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। न प्रथम है, न राष्ट्रीय है, न यह स्वतंत्रता संग्राम है। इस तरीक़ा से चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए, आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे वो बीपीएससी पीटी आपको देना हो या टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर पसंद आ रहा है कंटेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ कहना है और भी बेहतर कंटेंट के लिए, अगर कुछ कहना है तो कमेंट कीजिए। देखने के लिए